हेलो स्टूडेंट। आज आज जैसा कि हम लोग का आज नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले टॉपिक में जैसे हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, वूजेनेसिस और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एग और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे 100% चांसेस रहते हैं कि चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल हार्मोनल डिस्टरबेंस, हार्मोन का जो चेंजेज होता है वो किस तरह से जो है चेंज होता है, वो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वहाँ पे जो भी हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज बहुत अच्छे से देखना है। जैसा कि आप लोग बहुत सारी बुक देखते होंगे, बुक में जो है बहुत अलग तरीके से लिखा रहता है, बहुत अलग, किसी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, किसी बुक में कुछ चीज़ें, जैसे गाइडन की बुक देखिए तो उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी एडवांस करके चीज़ें दी हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। जैसे देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली चीज़ कि ये फीमेल में होता है। और फीमेल में जो है इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल के केस में 28 to 29 डेज में होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक टर्म है जैसे मीनार्की। मीनार्की टर्म क्या होता है? देखिए मीनार्की टर्म जो होता है, जैसे अगर हम पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, फर्स्ट डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ अ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, द ड्यूरेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स मीन्स फर्स्ट डे टू स्टार्ट ऑफ अ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट या सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो ये चीजें हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जैसे अब हम पढ़ते हैं पहला टर्म हम लोग इसमें देखते हैं मीनार्की क्या होता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी के समय जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज एज इज 12 to 15 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल। ठीक, जैसा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक बात आप लोग जान जाइए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्राइमेट्स में, जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे एप्स हो गया और मंकी हो गए, इनमें जो है, और ह्यूमन हो गए, इनमें जो है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें वो स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलती है। तो ये सब के इसके बारे में डिफरेंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मीनार्की कंडीशन होती है, मीनार्की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, इसको हम लोग बोलते हैं मीनार्की, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 12 to 15 एज। एंड नेक्स्ट वन टर्म है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज जो टर्म होता है, मेनोपॉज में बेसिकली जो है ये 45 to 50 ईयर्स में जो है इस स्टेज पे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल स्टॉप होती है। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ एग इज स्टॉप्ड। ठीक, तो ये दो टर्म थे इसमें, और बाकी जो टर्मिनोलॉजी आती रहेंगी हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं तो उसमें तीन चीजें हम लोग को देखना है। पहली चीज होती, पहला फेज होता है, इसको 3 फेज में कैटेगराइज किया गया है। 3 फेज में कैटेगराइज, पहला है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज या इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, और सेकेंड फेज है इसका, सेकेंड फेज है इसका ओवुलेटरी फेज, और
और थर्ड फेज है इसका। देखिए ये जो ओव्यूलेटरी फेज मैंने बताया है, एक्चुअली ये अगर हम इसको बात करें तो ये बेसिकली पार्ट होता है फॉलिकुलर फेज का ही, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली अगर बताया जाए तो इसमें जो है 3 ही फेज होते हैं। तो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं ल्यूटियल फेज, और तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्रेटरी फेज। ठीक, ये 3 चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस करनी है, और इसमें क्या होता है ये सारा प्रोसेस हम लोग बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए मैंने जैसे बताया कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में ओव्यूलेटरी फेज जो है फॉलिकुलर फेज का ही पार्ट है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए बारी बारी से हम लोग इसको स्टार्ट करके देखते हैं। पहला स्टेप हम लोग देखते हैं पहले, फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉलिकुलर फेज। ठीक, देखिए फॉलिकुलर फेज क्या है। फॉलिकुलर फेज का मतलब ये है कि इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा कि तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई ना कोई हार्मोन्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। तो जो फॉलिकुलर फेज है, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि जो है जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें oogenesis में, तो oogenesis में हमने बताया था कि जो प्रीमोर्डियल जब सेल होती है ये डिवाइड करती है, बनाती है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, फिर इसके अंदर सेकेंडरी सेल, फिर इसके बाद में फर्दर बनता है इसमें फर्स्ट प्राइमरी सेल और फिर सेकेंडरी सेल, फिर इसके बाद में इसमें बनता है फाइनली फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल्स बनते हैं, फॉलिकुलर सेल। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था कि जब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक जो है डिवाइड होता है तो बनाता है oogonia, और जब बिफोर बर्थ की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में जो है बिफोर बर्थ की जो कंडीशन होती है उस समय जो है अबाउट 2 मिलियंस, देखिए हम बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं, उस समय जो है 2 मिलियंस ऑफ एक जो है बनते हैं, oogonia बनते हैं, oogonia का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में जब फीमेल जो है प्यूबर्टी को जो है अडॉप्ट करती है उस समय जो है 40 to 60,000 नंबर ऑफ oogonia जो है बचे रहते हैं ईच ओवरी में। ठीक है, जैसा आप लोगों ने स्ट्रक्चर इस तरह से देखा होगा जब हमने वहां पे बताया था, तो इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा होगा। तो यहाँ पे जो है ओवरी है, इसी में सारा प्रोसेस जो है चलता है। ठीक, यहाँ ओवरी अटैच्ड होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फॉलिकुलर प्रोसेस है, ये फॉलिकुलर प्रोसेस इसी में हो रहा है। ठीक है, तो अब जब फीमेल प्यूबर्टी को अटेन करती है तो 40,000 to 60,000 हर एक ओवरी में बसता है। ठीक है, देखिए अब इसके आगे क्या हो रहा है। अब जब देखिए जैसे सपोज ये मैंने जैसे ओवरी का स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40,000 to 60,000 जो है हमने यहाँ पे बनाया। ठीक, अब इस 40,000 में से भी 6 to 8 नंबर ऑफ जो है फॉलिकुलर oogonia जो है, इसमें मैंने बताया था वहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म वगैरह को जो है इनलार्ज करता है, तो उसका फिर फर्दर ये जो है आगे डिवीजन के लिए प्रोसीड करता है। तो फिर 6 to 8 नंबर ऑफ oogonia जो है पार्टिसिपेट करते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग। ठीक, अब यहाँ पे अब देखिए इस स्टेप पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत अब इसी जगह जो है FSH का रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी जगह FSH का रोल स्टार्ट होता है। तो इसके बाद में जो है फॉलिकुलर सेल बनेंगे, फॉलिकुलर प्राइमरी फॉलिकुलर सेल, फिर इसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल, फिर टर्शियरी, फिर फाइनली जो है बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक, समझ में आया। देखिए मैंने क्या बताया कि जब
oogenesis स्टार्ट होता है उससे पहले जो है जो प्राइमोडियल जर्म सेल या उसको बोलते हैं मैच्योर एग मदर सेल जो होती है वो माइटोसिस डिवीजन होता है, मल्टीपल सब माइटोसिस डिवीजन. दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ oogonia. All of those oogonia, there are some of the oogonia which present at a puberty. There are presence of 40,000 to 60,000 number. Okay, इसमें से भी जो है कुछ नंबर ऑफ प्यूबर्टी के ही समय में कुछ नंबर ऑफ जो है oogonia साइटोप्लाज्म को अपने डेवलप करते हैं, अपना सेल साइज इंक्रीज करते हैं, तो वो जो है फर्दर डेवलपमेंट oogonia एक मैच्योर एग के फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या प्राइमरी oocytes बनाने में जो है यही जो है oogonia जो है चलते हैं. अब यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि FSH और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का. अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं जरा. देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि पहले जो है हाइपोथैलेमस है, ब्रेन हमारा जो है सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा. हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स. ठीक है, इतना समझ में आया. देखिए अभी इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है इसके बाद में स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को. इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, दिस इज ओके. एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज FSH और LH. तो FSH का जैसा कि अभी हम लोग आगे के डायग्राम में हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पे ये चीज समझिए कि FSH और लुटिनाइजिंग का हार्मोन्स जो है, लुटिनाइजिंग का लेवल जो है पहले बढ़ा रहेगा. मतलब उसमें भी FSH और लुटिनाइजिंग में भी FSH का लेवल ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का बाद में फंक्शन आएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले यहाँ पे देखिए FSH का लेवल ज्यादा होता है तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से फिर ग्राफियन टर्शियरी, टर्शियरी से फिर फाइनली बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है. अभी जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स भी एक काम करता है. क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन्स. ठीक, अब देखिए एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है. यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो फंक्शन होता है, इसका काम होता है कि जो ओवरी की वॉल है, सॉरी फॉर द डायग्राम, जो ओवरी की वॉल है, ओवरी की वॉल में मैंने बताया था पेरीमेट्रियम और मेसोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम था. तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल को 2 से 3 mm तक जो है बढ़ाने का काम करता है. मतलब इसकी थिकनेस बढ़ाने का काम करता है. ठीक है, इतना समझ में आया. फिर से मैं बता दे रहा हूँ. देखिए जो 40 नंबर्स ऑफ जो oogonia बचे थे, जो एक बचे थे, वो oogonia बचे थे, उनमें से जो है 6-7 या 6-8 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर तक जो है oogonia जो है अपने को अडॉप्ट करते हैं, अपने की साइज इंक्रीज करते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करते हैं फर्दर डिवीजन. अब यहाँ पे जो है मैंने कहा कि oogonia के ऊपर जो है अब यहाँ पे FSH का यहाँ पे इसका जो है हार्मोन्स का यहाँ पे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का एक्शन चालू होता है. फिर ये कन्वर्ट करते हैं oogonia को प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स. ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी लेयर हो गई, यहाँ पे सेकेंडरी बन गया, फिर यहाँ पे जो है टर्शियरी बन गया. तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बन रहा है, फिर फाइनली जो है ग्राफियन फॉलिकल्स बन जा रहा है. अब इस ग्राफियन फॉलिकल्स में ही प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होता है. ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स रिस्पॉन्सिबल हो रहा है सिक्रीशन के लिए, किसके? एस्ट्रोजन के लिए. एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल. ठीक,
अभी तक एंडोमेट्रियम की वॉल जो है 2 से 3 mm तक बढ़ रही है। अब आगे भी फर्दर इसका वॉल को थिक किया जाएगा, उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वॉल इसकी जो है थिक हो जा रही है। अब इसके बाद का जो फेज आता है, अभी तक तो जो इतना सब स्टेप हुआ, अब इसके बाद का जो फेज आता है इसको हम लोग पढ़ेंगे ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज इज अ पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकुलर फेज। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना सब पढ़ा उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या है कि जब भी ये ओगोनिया बन जाते हैं, ओगोनिया जो है फर्दर जो ओगोनिया से ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एफएसएच और लुटिनाइजिंग एफएसएच का जो है या इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक्शन स्टार्ट होता है। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आफ्टर देन फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, या इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकुलर सेल। ठीक है, after that graphian follicles responsible for secretion of one important hormone that is called estrogen. What is the major function of estrogen? Estrogen is responsible for increase the thickness of a endometrial wall of a ovary. ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि आगे का जो अब स्टेप हम लोग देखते हैं इसमें, इतना समझ में आना। अब आगे का स्टेप देखिए क्या होता है, बस इसको सुनते चलिए। अभी हम लोग इसको डायग्राम से बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको अभी इतना माइंड में जितना बता रहे हैं उतना सेटअप करते चलिए, बाकी हम लोग अभी डायग्राम से। आप देखिए हमने क्या बताया, ग्राफियन फॉलिकल्स का सपोज यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया ग्राफियन फॉलिकल्स, दिस वन इज ग्राफियन फॉलिकल्स, और इसको थोड़ा सा बनाते हैं बड़ा। ये जो है प्राइमरी oocytes। ठीक, देखिए बीच में जो है प्राइमरी oocytes है और इधर साइड में जो है ग्राफियन फॉलिकल्स है। ठीक, अब जब देखिए अब ओवुलेटरी फेज में क्या होता है कि इस फेज में मैंने बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन्स और एफएसएच और एलएच दोनों आते हैं। अब 14 दिन तक बिफोर 14 डेज लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है जस्ट इसी तरह पैरेलल वे में चलता है, इसका लेवल जो है इंक्रीज नहीं करता है नहीं डिक्रीज करता है। मतलब ये जो है एक इक्विलिब्रियम में जो है एफएसएच का लेवल जो है बढ़ता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि जब 14 डेज होता है, मैक्सिमम जो है 15 डेज तक जाता है। जब 14 डेज के बाद जो है 15 डेज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन्स एक्ट लाइक अ हैमर। ओके, एक्ट लाइक अ हैमर। यहाँ पे जो है ये लुटिनाइजिंग हार्मोन्स इसको ग्राफियन फॉलिकल से एक तरह से बोला जाए तो उसको जो है पुश करता है। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी oocytes जब निकलता है तो किस फॉर्म में निकलता है, सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में, सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में निकलता है और प्लस एक पोलर बॉडी भी बनती है। इतना तो याद होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि जब 14 डेज के बाद, जब 14 डेज तक जो है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है एफएसएच का लेवल जो है बढ़ रहा था, तो ग्राफियन फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ये सब जो प्रोसेस, दिस फेनोमेनन इज टेक्स प्लेस बिफोर द 14 डेज। ठीक, 14 डेज के पहले का जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट था। अब उसके बाद जब 14 डेज के बियॉन्ड जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 15 डेज तक एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल सडन जो है रेज करता है। उसको हम लोग जब सडन लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल जो है बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन्स सर्ज। ठीक, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल अचानक बढ़ता है। जब लुटिनाइजिंग का हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करता है कि इसको पुल करता है। उसके बाद में प्राइमरी oocytes, मैंने बताया था कि प्राइमरी oocytes जब प्यूबर्टी के बाद जो है, प्यूबर्टी के बाद निकलती है तो वो सेकेंडरी oocytes प्लस एक प्राइमरी और एक पोलर बॉडी ही बनता है। ठीक, इतना समझ में आया। दिस इज कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। ठीक है, याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के एक्शन के बाद
कौन सा oocyte से, कौन सा जो है oocyte से निकलता है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी oocyte से निकलता है, ना कि प्राइमरी oocyte से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। अब जो है हम लोग आगे बात करते हैं। अभी तो रहा ग्रेफियन फॉलिकुलर फेज और ओवुलेटरी फेज हो गया। ओवुलेटरी फेज में हमने क्या किया, यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte जो है निकल गया। अब देखिए इसके बाद में जो अभी इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते थे, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे आप लोग देखें तो वहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, मतलब सेल में डिवीजन हो रहा है और डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, वहाँ पे सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और प्रोलिफरेशन मतलब वो काफी ज्यादा तेजी से जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब एक्शन करता है ग्रेफियन फॉलिकल्स पे, तब वहां पे सेकेंडरी oocytes निकलता है। ठीक है, अब आगे का जो स्टेप है, दूसरा स्टेप, देखिए दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा फेज है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, ल्यूटियल फेज जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ पे जो है प्राइमरी oocytes है और यहाँ पे जो है ग्रेफियन फॉलिकल्स है। ठीक, प्राइमरी oocytes ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक, जब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग का एक्शन हुआ तो यहाँ पे मैंने बताया कि सेकेंडरी oocytes का जो है, यहाँ पे सेकेंडरी oocytes यहाँ पे रिलीज होता है, प्लस पोलर बॉडी बनता है। अब देखिए जब सेकेंडरी oocytes यहाँ से निकल गया, तो ये सारा प्रोसेस, ये जब सेकेंडरी oocytes यहाँ से निकल गया, तो अब बचा क्या यहाँ पे, जब प्राइमरी oocytes बाहर निकला तो इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocytes। आफ्टर रिलीजिंग ऑफ प्राइमरी oocytes, व्हाट इज लेफ्ट हियर, दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब ग्रेफियन फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पस लूटियम क्या होता है, एलो बॉडी होती है, एलो बॉडी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, कार्पस लूटियम एलो बॉडी होती है। अब कार्पस लूटियम जो एलो बॉडी होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, देखिए कार्पस लूटियम का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया कि प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में बाहर आता है, तो बचता क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू द कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम इज द एलो बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोगों ने एस्ट्रोजन के बारे में देखा कि एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या था, वहां पे वो क्या कर रहा था कि 2 से 3 mm तक जो है वॉल को इंक्रीज कर रहा था। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी जो है इंडोमेट्रियम पे एक्शन करता है, उसके बाद में वो 3 से 5 मिलीमीटर तक जो है इस वॉल को जो है थिक करता है। ठीक, अब देखिए जब थिक करेगा, और पहला काम क्या करता है, थिक करता है, थिक इंडोमेट्रियम। और सेकेंड फंक्शन क्या होता है इसका, इनहिबिट FSH सिक्रीशन। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों, अब इसका क्या, क्यों ये सब करता है, ये देख लीजिए। क्योंकि एक ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स को जो है, इसको क्यों प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब इंडोमेट्रियम का यहाँ पे थिकनिंग होगा, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, अब देखिए यहाँ oocyte जब सेकेंडरी oocytes निकलता है, तो उसी समय जो है सेकेंडरी oocytes अपनी पूरी साइकिल तभी कंप्लीट करेगा जब यहाँ पे स्पर्म आएगा। जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एक का, उसके बाद में जो है यहाँ पे एक तभी ना इम्प्लांट होगा जाके, तभी इम्प्लांटेशन की चांसेस बढ़ेंगे ना, जब इसका जो है थिकनिंग होगी।
अगर थिकनिंग नहीं रहेगी तो उसमें ब्लड वेसेस जो है उसमें प्रॉपर सप्लाई न्यूट्रिएंट का नहीं रहेगा, तो एक के इम्प्लांटेशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक, तो हम लोग उसको नहीं कहेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी शुड बी अकर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो दूसरा काम होता है इनहिबिट करता है एफएसएस का। एफएसएस को इनहिबिट करने का क्या रीजन है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को इनहिबिट करना है। क्यों? क्योंकि अब फर्दर फॉलिकुल का डेवलपमेंट नहीं करने देना है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो सारा प्रोसेस अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना कि एक जो है बाहर निकल जाएगा या फिर एक का फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन होगा। अभी तक कोई भी कंडीशन यहाँ डिसाइड नहीं है। दैट्स वाई प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। आई होप कि इतना चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आप देखिए इतना चीज समझ। आप देखिए तीसरा फेज हम लोग पढ़ते हैं इसमें, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है। आप देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है। मेंस्ट्रुअल फेज में देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि अभी जो है इसमें देखिए जो इसमें दो कंडीशन होगी। पहली चीज, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा। जब एक इम्प्लांट हो जाएगा तो वहाँ पे जो है बाकी जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो बाद में फिर कुछ समय तक कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होगा। उसके बाद में फिर फर्दर प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से सिक्रीट होने लगेगा। ठीक, बाद में जो अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, तो क्या होगा। आप देखिए फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वॉल होगी, एंडोमेट्रियल वॉल गेट डीजनरेट, या इसको बोलते हैं स्लज ऑफ, ठीक। इंडोमेट्रियल वॉल जो है डिग्रेड होगी। इंडोमेट्रियल वॉल जब डिग्रेड होगी तो उसके बाद उसमें से क्या क्या निकलेंगे, ब्लड वेसल्स निकलेंगे और इंडोमेट्रियल वॉल निकलेगी। इंडोमेट्रियल वॉल अगर इस तरह से, यहाँ पे इंडोमेट्रियल वॉल नहीं कह सकते हैं, ब्लड निकलेंगे और सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी निकलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता है, ये जो प्रोसेस होता है 20 ml पर डे निकलता है और ये प्रोसेस चलता कितने दिन तक, 0 से 5 डे तक। मतलब पूरा 40 to 80 ml ब्लड जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलता है। आई बात समझ में। पूरा 20 ml जो है 20 ml पर डे ब्लड निकलता है और इसके बाद में 0 से 5 डे तक ये निकलता है, तो 40 से 80 ml तक जो है ब्लड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के द्वारा निकलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था कि अगर यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो जो कार्पस लूटियम होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम क्या होता है कि ये पहले व्हाइट कलर का रहता है, उसके बाद में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी येलो कलर का रहता है, फिर इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस।
और ये किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। और याद रखिएगा का कार्पस लूटियम की जो डिजनरेट होने की जो टाइम होता है वो 14 डेज होता है। 14 डेज में, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, 14 डेज में ये डिजनरेट होता है। ठीक, तो देखिए हमने मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या बताया। पहली चीज हमने, पहली कंडीशन हमने बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि एक जाके इम्प्लांट हो जा रहा है यूटरस में, और एक और फिर एक जो है एक जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट का डेवलपमेंट, फर्दर फीटस और फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक, दिस इज द सिचुएशन, इज नॉर्मल सिचुएशन। बट इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक्स प्लेस, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडोमेट्रियल जो वॉल होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो वॉल को थिक कर रहे थे, वो वॉल क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, डीजनरेट करने लगेगी। जब डीजनरेट करने लगेगी तो वो ब्लड के थ्रू, उसमें जो ब्लड वेसेस होंगे वो ब्लड को लेते हुए और जो है वेजाइना के थ्रू जब एक्सक्रीट करती है तो वो 20 ml पर डे ब्लड वहाँ से एक्सक्रीट होता है। और उस 20 ml ब्लड पर डे होता है और 0 से 5 डे तक ये प्रोसेस होता है। तो 40 to 80 ml ऑफ ब्लड एक्सक्रीटेड थ्रू द वेजाइना ऑफ अ फीमेल। ठीक है, इतनी सारी प्रोसेस रही। ये पूरा जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देखिए हम लोगों ने फॉलिकुलर फेज पढ़ा। फॉलिकुलर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा, एफएसएच और एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन रहा। एफएसएच रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स और ग्राफिकन फॉलिकल्स रिस्पॉन्सिबल सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हेल्प इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। ठीक, और ओवुलेटरी फेज में हम लोगों ने पढ़ा कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्राइमरी oocytes अंदर रहता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बाहर। आफ्टर सिक्रीशन ऑफ प्राइमरी oocytes इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocytes देन लेफ्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक, दिस ग्राफियन फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड। अब आते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज में। अब ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू द कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। Progesterone hormones participate in the increase the thickening of wall of a ovary. ठीक, that is endometrium. This thickening of the progesterone hormones is also called a pregnancy hormones because it participate is favor the it provide a proper condition, proper favorable condition for a pregnancy. How? Because increase the thickness of a wall of endometrium, increase the endometrial wall of ovary, and second one डिक्रीज द या इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। राइट, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ा कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे एक का इम्प्लांटेशन हो जाएगा और फर्दर जाइगोट का डेवलपमेंट होने लगेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम जो है स्लज ऑफ कर जाती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि ब्लड का जो है सिक्रीशन होने लगता है। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिक तरीके से देख लेते हैं जरा, इसमें कैसे कैसे जो है एफएसएच का लेवल कब जब ज्यादा होता है, एंडोमेट्रियम का लेवल कब ज्यादा होता है, और उसके बाद में एंडोमेट्रियम कब ठीक होती है, और कब जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए इस इमेज में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, पहला हम लोगों ने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हमने क्या बताया था, एफएसएच का लेवल जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए एफएसएच का लेवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिस लाइन इज रिप्रेजेंट एज लुटिनाइजिंग हार्मोन, दिस लाइन रिप्रेजेंट है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन्स का लेवल यहाँ पे ज्यादा है तो फॉलिकुलर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में हमने ओवुलेटरी फेज जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने बताया कि 14 डेज के समय, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 14 डेज के यहाँ पे 14 डेज के समय ही जब 14 डेज में या मैक्सिमम 15 डेज तक जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल सडन ज्यादा होता है, फिर यहाँ पे जो है ओवुलेशन हो जाता है। तो उसके बाद में जो आगे का जो फेज होता है वहाँ पे देखिए ओवुलेशन होने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बताया कार्पस लूटियम बनता है। कार्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कार्पस एल्बिकेंस बनता है। दिस इज द व्हाइट कलर, दिस इज द येलो कलर। ये पहला डायग्राम समझ में आया, ये ल्यूटियल फेज में आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हार्मोन कंसंट्रेशन, दिस इज हार्मोन कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर रहा था। देखो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन देखिए यहाँ पे बढ़ा है लेवल।
इस जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा था तो देखिए यहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल को भी इसने थिकनेस करने का काम किया था। मैंने बताया था 2 से 3 mm तक थिक कर रहा था। जब एंडोमेट्रियम का लेवल यहाँ पे जब एस्ट्रोजन का लेवल ग्राफियन फॉलिकल से बढ़ रहा था तो उसके बाद 14 डेज के बाद जब ओवुलेशन हो जाता है, समझिएगा, ओवुलेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है, कार्पस लूटियम बन जाता है। कार्पस लूटियम तब वो जिम्मेदारी ले लेता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन की। आफ्टर दैट प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन विल बी हाई। ओके, इतना दूर से डायग्राम समझ में आया। तीसरा डायग्राम देखिए, तीसरा डायग्राम में एंडोमेट्रियम की सिचुएशन बता रहा है। एंडोमेट्रियम की सिचुएशन मैंने बताया था कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फेज जब होता है तो उस समय 0 से 5 डेज मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से देखिए 1 से 5 दिन तक जो है मेंसेस हो रहा है, मतलब उसमें वाल का जो है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक, उसके बाद में जो है प्रोलिफरेटिव फेज आता है। प्रोलिफरेटिव देखिए इसमें प्रोलिफरेटिव फेज यही है। उस समय क्या हो रहा है कि वाल की धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ पे थिकनेस जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है यहाँ पे वाल की थिकनेस जो है बढ़ी है। उसके बाद में फिर सिक्रेटरी फेज आता है। सिक्रेटरी फेज में फाइनली जो है लूटिन कार्पस लूटियम बन जाता है तो एंडोमेट्रियम वॉल जो है फर्दर जो है ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर यही कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, फिर एक हार्मोनल चेंजेज होने लगता है, फिर एंडोमेट्रियम वॉल का थिकनेस और स्लज ऑफ जो है होता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आपके टीचर, आप चाहे जहाँ भी पढ़े हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में जहाँ भी पढ़े हो, जो भी टीचर पढ़ाए हो, अगर आप एक बार उन सब चीज़ को थोड़ा सा भूल के, थोड़ा सा उसको किनारे करके, अगर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके अगर देखेंगे तो आई होप कि आप लोगों को इससे बेटर और कहीं बुक में जो है मिलेगा नहीं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही आसान तरीके से बताया और हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हार्मोन्स और जब प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड, इसी जगह से क्वेश्चन, और कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस लूटियम क्या होता है, कौन सा हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये सब सारी चीज़ें आप लोग एक बार बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद में फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। यहाँ से पढ़ने के बाद सारी डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।